बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो आप YH के चैनल से देख रहे हैं। इस वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से पर्सन्स हैं जिनको जो है ना वीवोक यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है, और उस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लाइसेंस के लिए क्या प्रोसीजर अपलोड करना पड़ता है, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और इसमें कितना टाइम लगता है, और इन डॉक्यूमेंट से पहले पहले क्या क्या प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कि किस डिपार्टमेंट के साथ या किस जगह पे पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है ताकि वो जो है ना उसके जो डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कंप्लीट हो सके और वीवो की रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया हम मीट कर सकें। जी नाज़रीन, उससे पहले हम आपको दो चीज़ें बताते जाते हैं कि ये वीवो है क्या है और इसमें रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी होती है। वीवो बेसिकली जो है ना ये जो कस्टम डिपार्टमेंट है या उसके बेसिकली एफबीआर का एक विंग है, यानी कि एफबीआर का एक सब डिपार्टमेंट है कस्टम्स। ये उसकी जानिब से ये जो ना ये एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है जो कि वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स है, चाहे वो थ्रू लैंड हो, थ्रू सी हो या थ्रू एयर हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ना ये एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कस्टम के कस्टम डिपार्टमेंट की जानिब से, जो कि पराल ने डेवलप किया सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जितने भी जो है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स जो है ना इसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, और जितना भी सारा ये काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला वो तकरीबन सारे का सारा जो है ना ऑनलाइन हो चुका हुआ है। जी नाज़रीन, हम आपको ये बताते जाएँ कि वो कौन कौन से पर्सनस हैं, बिज़नेस इंडिविजुअल हैं या बिज़नेस एंटिटीज़ हैं जिनको जो ना वीबॉक में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का लाइसेंस रिक्वायर्ड है। ऐसा पर्सन या ऐसा बिज़नेस जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट करना चाह रहा है किसी भी कंट्री से, या वो पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, और ये जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है वो चाहे सी के थ्रू हो, चाहे वो एयर के थ्रू हो, चाहे वो लैंड के थ्रू हो, तो उन तमाम बिज़नेस इंडिविजुअल को वीबॉक में रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, यानी कि उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस रिक्वायर्ड है। उनके लिए मैंडेटरी है कि वो अपने आप को पहले जो है ना वीबॉक में रजिस्टर करवाएं, तो फिर ही वो जो ना उनको गवर्नमेंट के बिहाफ पे या गवर्नमेंट के थ्रू जो ना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का लाइसेंस जो है उनको इशू होगा। जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या प्रोसीजर है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जिनकी बेस पे हम जो ना वीबॉक का लाइसेंस ले सकते हैं, यानी कि वीबॉक में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। जी नाज़रीन, हमने इस प्रोसीजर को 3 फेसेस में डिवाइड किया हुआ है, तो उन तीनों फेसेस को हम ना वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि वो हर फेस के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उसको किस तरह हम मीट कर सकते हैं। जी नाज़रीन, वीबॉक की रजिस्ट्रेशन के लिए हम फ़ेज़ 1 की बात करते हैं। फ़ेज़ 1 में कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो कि प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि अप्लाई करने से पहले वीबॉक में अप्लाई करने से पहले हमें इन चीज़ों को इंश्योर करना है कि हमने इन डिपार्टमेंट्स के अंदर ये रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है और उन रेलिवेंट डिपार्टमेंट से हमने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लिए हुए हैं। तो उसमें से सबसे पहले आता है कि जो भी बिज़नेस है जिसको हमने वीबॉक में रजिस्टर करवाना है, तो वो उसको हमने इंश्योर करना है कि वो एफबीआर में रजिस्टर्ड है, यानी कि उसका एनटीएन हमने ले लिया हुआ है। आपका बिज़नेस चाहे वो एज अ सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, या वो एज अ एससीपी कंपनी रजिस्टर्ड हो, तो इस बात का पहले इंश्योर करना है कि वो पहले एफबीआर में रजिस्टर्ड है, यानी कि उसको एनटीएन इशू हो चुका हुआ है। दूसरा उसका स्टेप ये है कि फ़ेज़ 1 का, कि वो जो बिज़नेस आपने जिसको एनटीएन एफबीआर में रजिस्टर करवा लिया हुआ है, उसको सेल टेस्ट में भी वो रजिस्टर हो चुका हुआ है कि नहीं हुआ। अगर वो नहीं हुआ तो उसको पहले सेल टेस्ट में रजिस्टर करवाना है और सेल टेस्ट नंबर जो है ना उसको इशू करवाना है। तीसरा ये है कि उस बिज़नेस को आपने रेलिवेंट सिटी का जो चैम्बर है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसमें रजिस्टर करवाना है और वहाँ से जो ना आपने सर्टिफिकेट इशू करवाना है। चाहे वो आपका बिज़नेस कोई भी नेचर का हो, उसका पहले जो ना इन 3 डिपार्टमेंट्स में 3 डिफरेंट प्रोसेस में उसको ना गो थ्रू करना है, और इन 3 जगह में ना उसकी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ताकि जो है ना बाद में जो है ना उसको वीबॉक की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकें। अगर इन तीनों डिपार्टमेंट में से या इन तीनों एरिया में से अगर किसी एक जगह भी एक जगह में भी
बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो पहले अपने आप को इसमें रजिस्टर करवा ले, अदरवाइज़ जो है ना वो आपका जो प्रोसेस जो है ना वो डिले हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा और एप्लीकेशन जो है ना वो स्टॉप हो जाएगी। जी नादिर, हम दूसरे फेज़ की हम बात करते हैं। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी जो कि हमने जो ना वी बो की रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट करवानी है कस्टम के ऑफिस में जाके। इन डॉक्यूमेंट्स को हमने ना तीन डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है कि एक है कि अगर इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होगा तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म होती है तो उसके लिए क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, और अगर कंपनी को हम रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। पहले हम सोल प्रोप्राइटर का केस डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस जो ना अपने आपको वी बॉक में रजिस्टर करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले जो ना एक एप्लीकेशन फॉर्म रिक्वायर्ड होगा जो कि उसने जो ना अपने लेटर हेड के ऊपर इशू करना है, अपने लेटर हेड के ऊपर जो ना उसको ड्राफ्ट करना है। तो उसमें जो ना उसने रिक्वेस्ट जनरेट करनी है कि वी बॉक के लिए जो ना आईडी जनरेट कर दें। तो वो जो है ना एप्लीकेशन या लेटर हेड जो ना उसने साइन और स्टैम्प करना है अपने लेटर हेड के ऊपर। और वो जो इसमें जो एड्रेस ही होगा, यानी कि ये जिस पर्सन को या जिस डेजिग्नेशन को या जिस ऑफिसर को ये एड्रेस किया जाएगा, ये लेटर जो ना ड्राफ्ट किया जाएगा और डिप्टी कलेक्टर वी बॉक के नाम से जो ना उसको इशू किया जाएगा। इसका एक आपको हम सैंपल दिखाते हैं कि एक सैंपल जो कि एक ड्राफ्ट किया गया है, आप उसको भी ना एडिट भी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये एक सैम्पल रिक्वेस्ट लेटर है जो कि वी बॉक के यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट के लिए बनाया गया है। तो इसमें ये सिंपली जो ना रिक्वेस्ट जनरेट की गई है, तो इसके अलावा जो ना बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके जो ना एप्लीकेशन आपको हम सबमिट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर डेट आएगी और जो ना वो जिसको हम रिक्वेस्ट लेटर जिसके लिए जनरेट कर रहे हैं उसका जो ना वो डेजिग्नेशन का या ऑफिसर का नाम आ जाएगा और रेलिवेंट सिटी का जो ना एड्रेस आ जाएगा जहाँ पे जो ना वो ऑफिस एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी ये लेटर की बॉडी आ जाएगी और जो जो हम डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, जो कि सबमिट करवा रहे हैं, उसकी सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और एंड पे जो ना वो साइन आ जाएंगे उस बिज़नेस के या उस कंपनी के। तो ये जो ना एक रिक्वेस्ट जनरेट करके उस बिज़नेस के लेटर हेड के ऊपर इसको प्रिंट लेके और साइन और स्टैम्प करके जो ना इसको जो हम सबमिट कर देंगे विद अदर डॉक्यूमेंट्स। जी, अब हम बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। रिक्वेस्ट लेटर के अलावा जो ना दो फोटोग्राफ चाहिए होगी जो कि ऑथराइज पर्सन होगा। अगर वो सोल प्रोप्राइटर है तो वो सोल प्रोप्राइटर की खुद की तस्वीर चाहिए होगी। अगर जो ना वो ईओपी होगी तो वो जो ऑथराइज पार्टनर होगा उसकी दो तस्वीरें चाहिए होगी। अगर वो जो ना अगर हम कंपनी की केस की बात करते हैं तो कंपनी के केस में जो है ना जो ऑथराइज डायरेक्टर होगा जो ना उसकी दो तस्वीरें चाहिए होगी पासपोर्ट साइज़ की। इसके अलावा जो है ना वो फार्म 181 की कॉपी चाहिए होगी। ये जो फार्म 181 की कॉपी चाहिए होगी, एनटीएन की कॉपी चाहिए होगी और एससीआरएन का सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होगा, और फार्म 14 की कॉपी चाहिए होगी। यहाँ भी एक चीज़ आपको बता दी जाए कि फार्म 181 जो एनटीएन का ऑनलाइन इंक्वायरी फॉर्म है, सीएटएक्स का सर्टिफिकेट है और सीएटएक्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो कि फार्म 14 के थ्रू जो है रिप्रेजेंट होता है। इन तीनों में ना जो बिजनेस एक्टिविटी शो हो रही होगी ना, तो वो जो ना प्रिंसिपल एक्टिविटी जो ना वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाजमी शो होनी चाहिए। अगर इन फॉर्म्स के ऊपर जो ना प्रिंसिपल एक्टिविटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की शो नहीं हो रही होगी तो आपको जो ना वहाँ पे जो ना ये मसला आ सकता है और जो ना वो एप्लीकेशन जो है ना रिजेक्ट हो सकती है। तो इसलिए ये जो ना ये चीज़ इंश्योर कर लें कि अगर जब भी आप बिज़नेस करेंगे और उस बिज़नेस को आपने सोचा हुआ कि इसको हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करवानी है इस बिज़नेस के ऊपर, यानी कि उसके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी लेना है, तो आपने जो ना उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटी जो ना वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सेलेक्ट लाजमी करनी है ताकि वो जो ना एनटीएन फॉर्म के ऊपर शो हो जाए। आगे हम डिस्कस करते हैं कि वो जो बिज़नेस रजिस्टर करवाने जा रहा है वी बॉक में, उसका जो ना स्टेटस लाजमी तौर पे एटीएल में उसका नाम आना चाहिए और उसका एटीएल में जो ना उसका नेम अपीयर होना चाहिए लाजमी। अगर एटीएल में नाम नहीं आ रहा होगा तो आपने उसको ना एटीएल में कन्वर्ट कराना है, उसका स्टेटस जो ना एक्टिव करवाना है, अदरवाइज़ जो है वो एप्लीकेशन जो ना एक्सेप्ट नहीं होगी। तो एक तो ना एटीएल इनकम टैक्स की लिस्ट में एटीएल में नाम आना चाहिए, दूसरा जो ना सीएटएक्स की लिस्ट में भी ना एक्टिव नाम अपीयर होना चाहिए। तो ये भी ऑनलाइन जो ना इसका जो ना वो अवेलेबल होगा स्टेटस, वो भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा।
तो इसके अलावा आगे जो है ना, जो लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट की होगी तो वो भी साथ में अटैच करनी है। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो कि अभी उसे रिसेंटली रजिस्टर्ड हुआ है तो उसके लिए जो ना वो इनकम टैक्स की रिटर्न जो ना एप्लीकेबल नहीं थी, तो वो जो ना वो इनकम टैक्स रिटर्न जो ना वो साथ में अटैच नहीं करेगा। आगे हम बात करते हैं कि साथ में जो है अंडरटेकिंग चाहिए होगी। जो अंडरटेकिंग होगी वो 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर के ऊपर ही आपने इशू करवानी है। और वो जो अंडरटेकिंग होगी वो उसमें ये सारी जो चीज़ें जो ना वो इंश्योर करनी है कि ये चीज़ें हम करने जा रहे हैं, तो इसके लिए जो ना हम कोई कोई भी जो ना मिसमैनेज नहीं करी चीज़ें। मैं आपको ये जो ना एक अंडरटेकिंग का एक परफॉर्मा या सैम्पल फाइल भी अभी शो कर देता हूँ। जी नाज़रीन, ये एक अंडरटेकिंग का परफॉर्मा है। तो इसमें जो ना डिफरेंट क्लॉसेस मेंशन्ड है, तो इन क्लॉसेस को जो ना वो ऐड करके जो ना अंडरटेकिंग इशू करवानी है स्टाम्प पेपर के ऊपर। और उसको जो ना वो जो ऑथराइज पार्टनर होगा, ऑथराइज डायरेक्टर होगा, या जो है ना वो प्रोवाइडर होगा, वो ना इसका साइन और थंब लगा के जो ना वो सबमिट करा देगा साथ ही ना, बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ही। जी, अब बाकी डॉक्यूमेंट्स की हम बात करते हैं। तो इसके अलावा जो है ना वो CNS की कॉपी अटैच होनी है साथ में। अगर जो ना वो पार्टनरशिप का केस होगा तो उसमें जितने भी पार्टनर्स हो गए उनकी सबकी CNS की कॉपी अटैच होगी। और अगर वो कंपनी है तो उसके मोर देन वन डायरेक्टर्स है तो वो सब डायरेक्टर्स की ना CNS की कॉपी अटैच होगी। तो इसके अलावा जो ना वो नादरा वेरिफिकेशन फॉर्म भी साथ में अटैच होगा। और ये जो ना अगर सोल वाटर के केस में जो ना वो सिर्फ सोल वाटर का नादरा वेरिफिकेशन फॉर्म अटैच होगा। और पार्टनर के केस में या पार्टनरशिप फर्म के केस में या फिर कंपनी के केस में सब पार्टनर्स या सब डायरेक्टर्स के जो ना CNC वेरिफिकेशन फॉर्म जो ना नादरा की तरफ से जो इशूड हुए होंगे वो सब अटैच होंगे। तो चैम्बर की मेंबरशिप का जो सर्टिफिकेट होगा वो उसकी कॉपी साथ में अटैच होनी है। तो इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमने जो ना वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले पहले क्या क्या है ना प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसमें ये चीज़ डिस्कस भी कर ली हुई है पहले की। और ये चीज़ भी इंश्योर हो के वो जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो होगा चैम्बर की तरफ से इशू हुआ होगा वो जो ना एक्सपायर्ड ना हुआ हो, उसकी जो ना अभी ड्यू डेट बाकी हो। इसके अलावा जो ना वो ऑफिस, जो हम पे ऑफिस है बिज़नेस का, वो अगर तो वो ऑफिस जो ना वो लैंडलॉर्ड के नाम मतलब के सोल वाटर के नाम पे है तो वो उसकी ऑफिस की रजिस्ट्री की कॉपी साथ में अटैच होगी। अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के नाम का वो बिज़नेस है ऑफिस है तो वो उसकी ऑफिस की रजिस्ट्री अटैच होगी। अगर वो कंपनी के नेम पे वो बिल्डिंग है तो वो फिर भी ऑफिस की रजिस्ट्री अटैच होगी। इन केस जो ना वो ओनरशिप जो ना बिज़नेस की नहीं है तो वो फिर जो ना उसकी रेंट डीड अटैच होगी साथ में। और रेंट डीड को ये इंश्योर करना आपने कि जो रेंट डीड जो ना वो कम से कम जो ना वो 1200 के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो ना इशू हुई हो। तो इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी साथ में। और बैंक स्टेटमेंट जो ना वो कम से कम जो ना 3 मंथ की इशू करवानी है आपने। और बैंक स्टेटमेंट जो इशू हुई होगी वो लाजमी तौर पे जो ना उस वो ब्रांच मैनेजर के साइन हुए होंगे और उस बैंक की जो ना स्टैम्प लाजमी उस पर लगी होनी चाहिए। और इसके अलावा ये बात भी लाजमी इंश्योर करनी है कि वो जो बैंक जो आपने बैंक स्टेटमेंट इशू करवाई होगी तो वो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस जो ना वो एटलीस्ट जो ना वो 3 लाख की अमाउंट शो हो रही होनी चाहिए लाजमी। अदरवाइज जो ना वो ऑफिसर जो ना वो उसको जो ना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। और इसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और ये जो बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो ना ये ना कस्टम वालों के नाम जो ना इशू होना चाहिए। यानी कि जो अब आप बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट इशू करवाने जाएंगे तो उनको कहना है कि ये जो ना अपना इसको कस्टम के नाम का इशू करें आप इसको। इसके अलावा जो कमर्शियल आपका ऑफिस है तो उसका जो ना वो कमर्शियल मीटर होना चाहिए लाजमी। यानी कि जो ऑफिस आपने डिक्लेयर किया हुआ है उसकी जो ना वो कमर्शियल हो। जब वो कमर्शियल होगा तो उसका लाजमी तौर पे जो ना कमर्शियल मीटर लगा होगा। वो अगर कमर्शियल मीटर नहीं है तो वो जो ना ये ऑब्जेक्शन जो ना आपकी जो ना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो यानी है ये बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं होनी। इसलिए इस बात को भी इंश्योर करना कि वो जो ना मीटर जो ना वो कमर्शियल होना चाहिए लाजमी। और उसका जो मीटर का जो आपने बिल है वो बिल की कॉपी अटैच करनी है, तो वो बिल की जो ना पेड कॉपी अटैच करनी है वो साथ में अटैच करनी है। अदरवाइज जो ना इस पर भी ऑब्जेक्शन लगती होती है तो वो फिर ना ऑफिसर जो ना थोड़ा सा तंग करता है। इसके अलावा जो ना वो एटलीस्ट जो ना 4 to 6 जो ना लेटर हेड की कॉपी चाहिए होगी। इसको जो ना डिफरेंट इसके अलावा 500 रुपये का चलान पे होना है जो कि फ़ीस होगी। तो वो
जब आप उसमें ऑफिस कस्टम के ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे भी उनका होता है, ब्रांच होती है, तो वहाँ पे जमा हो जाएगा ये वाला बैंक। तो इसके अलावा जो ना जो सोल प्रोवाइडर होगा उसके उसने ना अपना जो ना बिजनेस अपने इशू करवाने हैं, जो कि हम नॉर्मली विजिटिंग कार्ड जो ना एक शेयर करते हैं ना, वो विजिटिंग कार्ड आदमी उसका बना होना चाहिए। तो अगर वो पार्टनर मतलब ऑथराइज पार्टनर है जा रहे हैं साथ में, तो उसका ऑथराइज पार्टनर का बिजनेस विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, यानी कि उसका जो ऑफिस की तरफ से या बिजनेस की तरफ से उसे कार्ड बना होगा उस कंपनी का, तो वो विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अगर वो ऑथराइज डायरेक्टर जो ना वो प्रेजेंट कर रहा है जितने भी डॉक्यूमेंट्स, तो उसका जो ना विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तकरीबन 17 डॉक्यूमेंट्स हमने अभी शेयर डिस्कस किए हैं। इन 17 डॉक्यूमेंट्स को सबको जो ना हमने इसको ऑथ कमिश्नर से इसको ना नोटराइज करवाना है। तो इसकी जितनी भी कॉपीज़ जो ना उसको नोटराइज करवानी है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स नोटराइज नहीं कराएंगे तो वो भी ना फिर आपको जो ना एक्सेप्ट नहीं करेंगे एप्लीकेशन को, जब तक ये नोटराइज नहीं हुए डॉक्यूमेंट्स, तो तब तक ना वो एप्लीकेशन फाइल जो ना सबमिट नहीं करेंगे। ये जितने भी डॉक्यूमेंट अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये जो ना सोल प्रोवाइडर के केस में सारे के सारे चाहिए होते हैं। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म हम वी बॉक में रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब है कि ऊपर वाले जितने भी हमने 17 डॉक्यूमेंट डिस्कस किए हैं, ये सारे के सारे लाजमी चाहिए होंगे। इन 17 के अलावा जो ना ये डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे फर्दर, अगर वो पार्टनरशिप फर्म को हम ना वी बॉक में रजिस्टर करना चाह रहे हैं। इसमें जो ना पार्टनर से रेजोल्यूशन चाहिए होगी, जो कि कंपनी के लेटर हेड के ऊपर इशू हुई होगी, यानी कि वो पार्टनरशिप का जो बिजनेस है उसको लेटर हेड के ऊपर इशू करवानी है, और वो साइन और स्टैम्प भी होनी चाहिए। और इसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब के ना उसके ऊपर साइन होने चाहिए। पार्टनरशिप डीड की कॉपी चाहिए होगी, कॉपी भी चाहिए होगी, और ओरिजिनल भी चाहिए होगी। ओरिजिनल तो डॉक्यूमेंट्स लाजमी अपने ना साथ में लेके जाने हैं उधर। इसके अलावा नादरा की वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए होगा, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके जो ना नादरा वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए होंगे। अथॉरिटी लेटर इशू करवाना है, जो कि 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर इशू होना है। नाज़रीन, इसके अलावा जो ऑथराइज पार्टनर होगा जो कि वहाँ पे तो उसका जो है ना बिजनेस विजिटिंग कार्ड भी चाहिए होगा साथ में ना। तो ये जो हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट डिस्कस किए किए हैं, ये जो है ना अगर पार्टनरशिप हम के लिए अप्लाई करते हैं तो वो उनके लिए एप्लीकेबल हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो कि अगर कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्होंने क्या क्या साथ में सबमिट कराने हैं। इसमें सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन आ जाएगी, जो कि कंपनी के लेटर हेड के ऊपर साइन और स्टैम्प के साथ इशू होगी, और इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन में सारे के सारे जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उन सब के साइन होंगे, ये आपको आइडिया होगा। इसके अलावा जो ना कंपनी कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट साथ में जमा कराना होगा, मेमोरेंडम जमा कराना होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कॉपी जमा करवानी होगी, फार्म A29 और फार्म 29, जो कि फार्म A29 और फार्म 21 जो कि बेसिकली एड्रेस से रिलेटेड है, वो इन तीनों को भी सबमिट कराना होगा। इसके अलावा जो ना नादर वेरिफिकेशन फॉर्म सबमिट कराने होंगे, जो कि सब डायरेक्टर्स के लिए लाइसेंस इशू करवाने होंगे। तो इसी तरह जो है ना वो अथॉरिटी लेटर 100 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर जो ना वो ऑथराइज डायरेक्टर की तरफ से इशू करके जमा कराना होगा, और बिजनेस विजिटिंग कार्ड भी जमा कराना होगा साथ में। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने ऊपर डिस्कस किए हैं कि जो कि जितने भी डॉक्यूमेंट डिस्कस किए हैं, इन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में आपने जमा करवाने लेके जाने हैं उनको व्यू कराने के लिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स दूसरे होंगे, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी कॉपीज़, और बाकी जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि लेटर हेड के ऊपर वगैरह के ऊपर एप्लीकेशन जनरेट करनी है, या जो कॉपीज़ वगैरह हमने जस्ट लाइक जैसे एंटीन फॉर्म या स्टेन फॉर्म की कॉपी होंगी, उन सब फॉर्म को जो ना मैंने नोटराइज करवाना है, और नोटराइज की कॉपियाँ सब की बना के उसकी एक प्रॉपर फाइल बना के जो ना वो लेके जानी है कस्टम के ऑफिस में। जी, अब हम फेज़ 3 की बात करते हैं। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे रेडी हैं, और फाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो ना हमने जो ना इसको कस्टम ऑफिस में जाके ना इसको सबमिट कराना है फाइल को। तो उसमें जो भी ऑथराइज डायरेक्टर होगा, पार्टनर होगा, या फिर सोल प्रोवाइडर के केस में जो ना प्रोवाइडर खुद होगा, ये जो ना अपनी पूरी फाइल जो है ना वो कस्टम के ऑफिस यानी कि वीबो की जो ऑफिस जाएगा इसको सबमिट करवाने के लिए। तो फाइल जैसे ही सबमिट होगी तो वो रेलिवेंट जो ऑफिसर होगा उसको फ़ाइल को इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट करने के बाद जो ना वो उस रेलिवेंट ऑथराइज पर्सन की यानी कि पार्टनर, डायरेक्टर, या जो ना सॉफ्टवेयर खुद, उसकी बायोमेट्रिक की जाएगी वहाँ पे।
और उसके बाद जो ना पिक्चर्स जो ना उसको पिक्चर्स ली जाएगी, और उन पिक्चर्स को जो ना वो रिकॉर्ड का पार्ट बना लेंगे, और वहाँ पे जो ना अपनी फाइल में उसको ना फाइल में लगा देंगे, वो जो कि फ़ाइल आपकी तरफ से जमा हुई होगी, साथ में जो ना अपीयर की तरफ कस्टमर वालों की जो तरफ से जो ना जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो उन डॉक्यूमेंट्स को ना उसी फाइल में जो ना लगा के जो ना फाइल को इंस्पेक्ट कर लेंगे। और साथ में जो ना कस्टम ऑफिसर जो ना वो एक डेट हमें दे देगा कि इस डेट को जो ना वो हमारे ऑफिस का प्रेमिसेस जो ना वो विज़िट करेगा। तो जिस डेट को वो जो ना ऑफिसर जो ना कोई भी इंस्पेक्टर जो ना ऑफिस को इंस्पेक्ट करने आएगा, विज़िट करने आएगा, तो वो जो ना उसने क्या करना है कि उसने जो चीज़ें उसने चेक करनी है, जो चीज़ों को उसने इंश्योर करना है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी ऊपर भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि उसने जो ना ये पहले सबसे पहले देखना कि जो ऑफिस प्रेमिसेस है वो कमर्शियल है, और वहाँ पे जो कमर्शियल मीटर लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, ये चीज़ उसे इंश्योर करनी है। दूसरा जो ना उसने क्या करना है कि ऑफिस प्रेमिसेस की पिक्चर्स लेनी है, मेन गेट की भी पिक्चर लेनी है, और जो अंदर जो ऑफिस बना होगा आपका वो उसकी भी पिक्चर्स लेनी है। इसके अलावा जो ना वो जो सोल प्रोप्राइटर होगा, या फिर ऑथराइज पार्टनर होगा, या फिर ऑथराइज डायरेक्टर होगा, उसको उसके साथ बैठ के जो ना ऑफिस के अंदर जो ना पिक्चर्स लेनी है, और ये जो पिक्चर्स हैं जितनी भी है जो ना, और पिक्चर्स लेने के बाद जो ना उसने ना ऑफिस की ना वीडियो भी बनानी है, और इन चीज़ों को जो ना उसने अपनी फाइल का रिकॉर्ड का पार्ट बना लेना है। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के बाद जो ना ऑफिसर क्या करेगा कि अपने जो सीनियर को जाकर रिपोर्ट कर देगा, और अगर वो अप्रूवल हो जाती है तो वो उसको ना गो हेड दे देंगे। अप्रूवल हो जाती है हमारी, तो उसको ना वीबॉक में रजिस्टर कर देंगे, और उसका जो ना जैसे ही वीबॉक में रजिस्टर हो जाएगा, तो वो जो ना जो हमने ईमेल और सेल नंबर दिया होगा ऊपर फाइल में, यानी कि जो एप्लीकेशन हमने सबमिट कराई है, तो उसका जो ना ईमेल और सेल नंबर हमने वहाँ पे जो मेंशन किया किया था, तो उसके ऊपर जो ना कि लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा वीबॉक वाला। तो वो जैसे वो लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, तो हमारी जो ना हमारी जो ना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये जो है ना बेसिकली ये बात का इस तरफ इशारा है कि हमें जो ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस इशू हो चुका हुआ है। नादिर एक और चीज़ आपको बता दी जाए, हमसे ना एक फॉर्म स्किप हो गया था, यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि वीबॉक की तरफ से इशू होता है, तो वो उसको भी ना फिल करके ना सबमिट करवाना होता है साथ में। तो ये उसको भी ना आप नोट कर लीजिएगा। इसका जो ना हम आपको अभी पिक्चर दे देते हैं कि वो किस तरह का फॉर्म होता है। ये जो है फॉर्म ना वीबॉक एक्सटर्नल यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये भी फिल करके जो ना सबमिट करवाना होता है। तो इसमें जो ना डिटेल वही मेंशन है जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है। तो ये सारी ये भी फॉर्म में साथ में सबमिट करवाना होगा आपको साथ में लाजमी। तो हम दोबारा देख के जैसे ही हमारी जो ना एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, तो हमें जो ना वो ईमेल के ऊपर जो ना जो कि हमने एक ईमेल बीच में दी होगी एप्लीकेशन में, तो उस ईमेल के ऊपर जो ना हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा। तो जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा, तो उसको जो ना हम फिर वीवो की वेबसाइट पे जाएंगे। जैसे ये vivo.gov.pk जो ना वेबसाइट है, तो इस पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो ना ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड की डिटेल आ रही है। तो ये जो ना हम जैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड अप्लाई करेंगे, तो वो लॉगिन आईडी हो जाएगा। तो फिर जो ना हमारी जो ना एक्टिवेशन हो जाएगी। उसके बाद जो ना हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ना अपना जो ना ऑफिशियली उसको ना हम कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये वाली वीडियो हमारी इधर तक की थी। तो अगर किसी कोई क्यूरी हो, या किसी ने कोई फर्दर एक्सप्लेनेशन लेनी हो, तो वो आप कमेंट्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या जो ना इन कंटेंट्स के ऊपर रब्ता करके ना जो आप पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा आपको बताते जाएं कि हमारे चैनल के ऊपर जो ना अदर वीडियोस भी अवेलेबल है रिगार्डिंग FPR, SCP, PRA, SRB, लेबर लॉस, फाइनेंस अकाउंट्स और ERP। तो आप उन वीडियोस को देख के भी ना फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।